जय हिंद साथियों, आप सभी को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं जैसा इसे पिछले वीडियो में मैंने लाइट सेक्टर प्रकाश के महत्ता में प्रकाश डाला था। आज हम चलते हैं उसके बेस्ट पार्ट की ओर, क्योंकि उसमें हमने परावर्तन तक उस वीडियो में हम आ चुके थे और परावर्तन में केवल समतल दर्पण से परावर्तन पढ़े थे। आज उससे आगे का क्लास हम देखते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले तो गोलीय दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसके जो दूसरे पार्ट है गोलीय दर्पण, हम उसके बारे में पढ़ना है। हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वह दर्पण जो किसी एक गोलीय भाग का कटा हुआ भाग हो, गोलीय पदार्थ का कटा हुआ भाग हो और उसका एक सतह कलई किया गया हो, जो प्रकाश को अपवर्तन से रोकता हो, केवल परावर्तन उसके द्वारा होता हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे हम मानते हैं कि हमारा यह एक गोलीय भाग, किसी भी एक पारदर्शक पदार्थ का ये गोलीय भाग है, जैसे कांच का। यह दर्पण तब तक नहीं हो सकता है जब तक इसका एक सतह हम कलई नहीं कर दें। चूंकि यह, जैसे मैंने कहा कि ये कांच का भाग है तो और गोलाकार कांच का भाग है, तभी गोलीय दर्पण होगा। यदि सीधा कांच का भाग होता तो समतल दर्पण का निर्माण करता है। ये किसी गोलीय कांच का भाग है तभी ये गोलीय दर्पण का निर्माण करेगा। और दर्पण यह तब कहलाएगा जब इसकी एक सतह को मैं कलई कर दूं। अर्थात अभी जो यदि ये कांच का पार्ट है तो इससे प्रकाश का परावर्तन न होकर के अपवर्तन होगा। प्रकाश ऐसे आएगी और इसके सीधे हुए दूसरी दिशा में निकल जाएगी। प्रकाश के इस गुण को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश जिस दिशा से आ रही है यदि उसी दिशा में पुनः लौट जाए तो उसको परावर्तन कहते हैं। तो हमको आज समझना है, हम आप चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन पे। तो परावर्तन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक दर्पण का होना आवश्यक है। तो दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में यह जो किसी गोले का कटा हुआ भाग है तो गोलीय दर्पण का निर्माण करेगा। यह भी दो तरह के, गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जैसे यह एक गोला का पार्ट है, यह भी एक गोला का पार्ट है, लेकिन इसमें हम दो तरह से इससे दर्पण का निर्माण कर सकते हैं। मैंने कहा कि किसी एक सतह को कलई कर दें। जैसे मैं इस पर इधर से कलई चढ़ा रहा हूँ, इधर से पेंट चढ़ा रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ। ये पेंट होने के कारण क्या होगा, अब प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी और इधर ही लौट जाएंगी, तो अब ये परावर्तन का काम करेगा। और यह भी एक गोलीय दर्पण ही है, लेकिन इसमें मैं इधर से कलई कर दे रहा हूँ। अब पेंटिंग इधर से चढ़ाने के कारण लाइट की किरण, प्रकाश की किरण इधर से आएंगी और इधर ही वापस चले जाएंगे। लेकिन दोनों का दो पार्ट होगा। यह जो है ये झुका हुआ भाग से परावर्तन होगा और यहाँ उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। तो इस दोनों का दो नाम, इसके गुण के कारण इसका दो नाम दिया जाता है। यदि उभरे हुए पार्ट से परावर्तन हो तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको कॉन्वेक्स मिरर। और यदि झुके हुए भाग से परावर्तन हो तो इसको हम कॉन्केव या अवतल दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। दोनों में अंतर ये होता है, दोनों के गुण में अंतर है। दोनों में एक जो है, जब हम इसका प्रतिबिंब लेते हैं, जब इसका किसी वस्तु का ये प्रतिबिंब, दर्पण का काम है प्रतिबिंब बनाना, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो उस समय दोनों का दो गुण होगा जो स्पष्ट होगा। तो हम इसमें से एक पार्ट, चूंकि उत्तल दर्पण का जो होता है परावर्तन बहुत सिंपल होता है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। हम पहले अवतल दर्पण से परावर्तन पर चलते हैं। अवतल दर्पण में सबसे पहले इस अवतल दर्पण में देखते हैं कि यह एक किसी गोला का पार्ट है। जैसे ही यह एक गोला का पार्ट होगा तो हम मानते हैं कि यह एक इस कटे हुए गोले का पार्ट है। यह एक गोला था जिसके पार्ट को काट करके हमने दर्पण बनाया है। तो यह एक गोला है तो हम जानते हैं किसी भी गोले की एक त्रिज्या होती है। मानते हैं कि यह एक गोला था जिसको काट के मैंने दर्पण बनाया है, जिसकी ये त्रिज्या है।
तो त्रिज्या को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक कर्व है, कर्व पार्ट है, एक वक्र रेखा है, तो वक्र रेखा का कोई ना कोई रेडियस होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे C से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको C से डिनोट किया जाता है। अब यह वक्रता त्रिज्या एक सीधी रेखा से दर्पण के किसी बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको जिस बिंदु पर मिलती है उसको पोल, ध्रुव कहते हैं। यह P जो है इसको P से डिनोट किया जाता है, इसको ध्रुव कहते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। अब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और P को मिलाने वाली रेखा जो है यानी CP जो है, इस CP को हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। CP को हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको इस CP को प्रधान अक्ष बोलते हैं। यह CP के ठीक बीच की दूरी जो होती है यानी P और C के बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस बिंदु बोलते हैं, F बोलते हैं। इसको फोकस बिंदु बोलते हैं, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। इसका यह मतलब हुआ CF = FP, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फोकस बिंदु जो होता है वो हमारे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब यहाँ से हम अब शुरू करते हैं इस गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण में हम जानते हैं दर्पण है तो दर्पण में बहुत स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम किसी वस्तु को इस दर्पण में अनंत कहते हैं, अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी को अनंत कहते हैं। और आपको जानना चाहिए कि अनंत से आती किरणें जो होती हैं वो पैरेलल होती है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि इस अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, यहाँ पे अनंत पे रखी हुई है, जिसका ड्राफ्ट मैंने यहाँ फिगर खींचा है। अनंत से आती प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं। मानते हैं कि यह कोई वस्तु है, यह कोई बिंब है जिसका प्रतिबिंब हमको देखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति इस अवतल दर्पण में क्या होगी। जब वह बिंब हमारा अनंत पर होगा, बिंब की स्थिति है आपका अनंत पे यानी दर्पण से बहुत अधिक दूरी पे, जैसे चंद्रमा का फिगर, जैसे अंतरिक्ष के किसी वस्तु का फिगर यदि हमको बनाना हो तो उसको हम अनंत मानते हैं। चूंकि दूरी बहुत अधिक होती है वैसे फिगर को हम अनंत कहते हैं, यानी वस्तु हमारा अनंत पे है तो उसका फिगर कहाँ बनेगा उसकी स्थिति हमको लिखना होता है। इसको एक चार्ट के माध्यम से, एक को हमने इसका लिए ड्रॉ किया है, उसका एक चार्ट भी बनाते हैं कि जब वस्तु दूसरी बात वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु का आकार एवं जैसे इतने तरह की घटनाएं इसमें घट सकती है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु की स्थिति एक में क्या है, अनंत पर है। वस्तु यदि अनंत पर होगा तो अनंत से आती प्रकाश की किरणें पैरेलल आती हैं और इस दर्पण पर इस बिंदु पर पड़ता है जो हमारे इस प्रधान अक्ष के पैरेलल आती है। कोई भी समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। जैसे ये प्रकाश की किरणें सीधे यहाँ आई, यहाँ आने के बाद वो यहाँ से तिरछा करेंगी और फोकस पर जाकर मिलेंगे। दूसरा, यह यदि इस प्रधान अक्ष के पर ही आती किरणें सीधा वापस मिल जाती है और इस प्रकार से यह दोनों आपस में फोकस बिंदु पर कटती हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पे होता है। प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो फोकस पे बनती है और साथ में वस्तु के आकार से बहुत छोटी बनती है, बिंदु मात्र का बनता है, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है, बहुत
छोटा, बहुत छोटा बनता है। उसी तरह से सेकंड स्थिति में हम आते हैं, यदि वस्तु अनंत और हमारा ये सेक्टर ऑफ कर्वेचर है, यानी वस्तु अनंत से और नजदीक क्लोजर आ गया इस हमारे दर्पण के, यानी सेक्टर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच यदि हमारा वस्तु आ गया। अब देखते हैं यहाँ से आपकी प्रकाश की किरणें समानांतर जा रही हैं, जो किरण समानांतर जाएंगी वो परावर्तन के बाद वापस आकर के फोकस बिंदु पर कटेगी, फोकस से होते हुए ऐसे निकल रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण सेक्टर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। यह दोनों जहाँ पर कट रहा है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यह देखिए, यह वस्तु जो है आपका अनंत और सेक्टर ऑफ कर्वेचर के बीच है। ये पूछता है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो वो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के फोकस और वक्रता केंद्र और फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। कैसी बनेगी? तो हम यहाँ देखें कि यहाँ बहुत छोटी बन रही है, यहाँ वस्तु के आकार से छोटी बनेगी, वस्तु के आकार से छोटी कैसी बन रही है? उल्टी। और वास्तविक रूप में यदि प्रकाश की किरण कटे तो वैसा प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस केस में भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इस केस में भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। नेक्स्ट दूसरा चलते हैं, यदि वस्तु वक्र, दो कंडीशन हमने अभी तक देखा, तीसरा कंडीशन लेते हैं, यदि वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? अब हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, यदि वस्तु हमारा वक्रता केंद्र के ऊपर है तो वक्रता केंद्र के ऊपर ही वस्तु है तो प्रधान अक्ष के पैरेलल ये प्रकाश की किरण जा रही है। हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के पैरेलल जाने वाली किरण परावर्तित होकर फोकस पे आती है, ये फोकस पे आ रही है, और यह यहाँ से फोकस होते हुए एक दूसरी किरण जा रही है। ये दोनों आपस में आकर के कटती है ठीक वक्रता केंद्र पर ही, ये ठीक वक्रता केंद्र पर ही दोनों आपस में आकर के मिलती हैं। इस आधार पर यहाँ फिगर ठीक वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, लेकिन वस्तु के आकार से ठीक बराबर, वस्तु का आकार जितना होगा उतने ही आकार का यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार के समान आकार का बनता है। उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, क्योंकि वास्तव में ये कटती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगले कंडीशन में हम चलते हैं, वस्तु को हम धीरे धीरे सरका करके लेते जा रहे हैं दर्पण की तरफ। अब वक्रता केंद्र से फोकस की ओर और ले गए, फोकस की ओर जैसे ही ले गए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमारा वस्तु है, C तथा F के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमारी वस्तु है। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है वो लौट करके वापस हमारे फोकस पे कट रही है, और दूसरी रेखा पे दूसरी किरण हमारी इस पे जा रही है, वो वक्रता केंद्र पर कट रही है, और यह आकर के आपस में एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। यहाँ पे काटने के कारण हमारा फिगर यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, यानी C तथा अनंत के बीच
बन रहा है, या फिगर हमारा उल्टा ही बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब हमारा वस्तु C तथा F के बीच हो गया। अगली स्थिति आते हैं, जब हमारा वस्तु पांचवा कंडीशन, जब हमारा वस्तु फोकस बिंदु पर आ जाए, जब हमारा वस्तु फोकस बिंदु पर आ जाता है, यानी जब हमारा वस्तु फोकस पर हो तो फोकस से आगे समानांतर किरण जाती है जो रॉड के फोकस पर ही कटती है। यहाँ से ये समानांतर किरण में जो रॉड के फोकस पे कट के आगे बढ़ गई, और दूसरी जो तिरछी रेखा जाती है, एक तिरछी किरण जाती है वो रॉड के घूमने इसी तरह रॉड जाती है, और यह जो रेखा है ये समानांतर क्रम में आगे बढ़ती चली जाती है, ये दोनों समानांतर क्रम में आगे बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस जो वस्तु यदि फोकस पर है उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत अधिक दूरी पर बनता है, यह अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा आकार का बनता है, बहुत बड़े आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। अगला कंडीशन हम चलते हैं, जब आपका वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए, फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए, तब जाकर आपका वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहाँ से देखते हैं, ये किरण हमारा फोकस से कटते हुए आगे बढ़ती है और दूसरा किरण ये सीधा तिरछा ऐसे होते हुए बढ़ते जाती है। इस दोनों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ते जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ऐसी स्थिति में हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ आगे बढ़ाते हैं और यह आपका यहाँ पर कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में कटती नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण जो हो रहा है वो आपका वास्तविक ना होकर के इमेजिनरी इमेज बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस आभासी प्रतिबिंब में हमारे वस्तु के आकार से बड़ा बनाता है और साथ में वस्तु के आकार से बड़ा बनाता है, साथ में वो हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब हमारी वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो उसका मिरर के दूसरी तरफ, जिस तरफ वस्तु था उस तरफ दबा के दूसरी तरफ बना, मिरर के दूसरी तरफ बना, दूसरी तरफ में आपका सीधा बनता है, बड़ा बनता है, उसके बाद आभासी बनता है, आभासी बनता है, आभासी बन रहा है। ये हमारा ये जो फैक्टर है ये गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में विभिन्न जगहों पे बिंब की स्थिति पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, उसका प्रकृति क्या होगा, उसका चरित्र क्या होगा, उसका वर्णन है। ये हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि इसको यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो इसको आप ध्यान में रखिए। प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से यह बहुत उपयोगी है। दूसरा यह है आपका अवतल दर्पण से प्रावधान। यदि हम अवतल दर्पण से आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण पर आते हैं, तो उत्तल दर्पण
जैसे हमने अभी अभी कहा कि उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उसकी स्थिति जानी है। जैसे अभी हमने एक चार्ट के माध्यम से और विभिन्न डायग्राम के माध्यम से अवतल दर्पण में परावर्तन देखा। अब हम उत्तल दर्पण में परावर्तन देखते हैं। इसमें भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रधान अक्ष, ध्रुव, ये सारी बिंदु होंगी। चूंकि यह भी एक गोले का पार्ट है। अंतर दोनों दर्पण में अंतर केवल इतना है कि उसमें हम उभरे हुए भाग को कोई करते थे और तिरछा भाग में है उससे परावर्तन होता था। इसमें क्या है, उभरे भाग से परावर्तन होता है। तो जैसे ही उभरे भाग परावर्तन होगा तो वह क्या करेगा, हमारे सूर्य की किरणें जो आएंगी उसको नीचे न मोड़ के ऊपर की ओर मोड़ देगा और हमेशा दो जो रेखाएं आएंगी, जो किरण आएंगी वो दोनों एक दूसरे से परावर्तित होकर के एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। वो कभी आपस में, जैसे अवतल दर्पण में हमने देखा कि इसका झुकाव अंदर की ओर है और इससे सूर्य की किरणें आती थी तो वह घूम करके ऐसे तिरछा नीचे की तरफ तिरछा, नीचे गई तो ऊपर की तरफ और ऊपर गई तो नीचे की तरफ, प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ आकर के झुक जाती थी। लेकिन चूंकि इसका उभरा हुआ भाग ऐसे है, उभरे हुए भाग के कारण सूर्य की किरणें पड़ने के बाद वो ऊपर की ओर परावर्तित हो जाएंगे और यदि प्रधान अक्ष से नीचे है तो नीचे की ओर परावर्तित हो जाएंगे। यानी आपस में वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। कभी नहीं काटने के कारण, जैसे आपने अभी पूर्व दर्पण में ही कहा कि यदि प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से दो किरण आपस में एक दूसरे को काटे, वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि प्रतिबिंब का निर्माण दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन चूंकि ऐसे केसों में यह दो किरणें कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं और न काटने के कारण इसको आगे यदि हम फिगर को बढ़ावें तो दूसरी छोर पे वो कटती हुई प्रतीत होती है और इस कटती हुई प्रतीत होने के कारण वहां हमारा वास्तविक प्रतिबिंब न बन के आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। और जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि पर्दे पर प्राप्त करना होगा तो केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये पूछता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के केस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दो किरणें कभी आपस में कटती हुई कभी कटती नहीं है। कटती हुई दूसरी तरफ जाने पर कटती हुई प्रतीत होती हैं और हमेशा ये प्रतिबिंब जो बनेगा आपके दर्पण के दूसरी तरफ इसका निर्माण होगा। यानी जिस तरफ वस्तु है उस तरफ ना होकर के दूसरी तरफ वस्तु का निर्माण होगा। इसमें हालांकि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले फर्स्ट डे में ही कहा था, बहुत लंबा वीडियो है। हालांकि इसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा इसके और अन्य कई गुण है, अपवर्तन है, लेंस है, उसके अलावा हमारे मानव दृष्टि है, मानव दृष्टि का निवारण है, रोग है, ये सब अभी बहुत सारा लंबा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि इन दोनों वीडियो को पहले आप कंठस्थ करें, यदि एक बार में नहीं होता है तो 2 बार देखें, उसके बाद अगले वीडियो पर बनाएंगे। और हमारा गोलीय दर्पण का जो सूत्र है अगले दर्पण में हम अगले वीडियो में गोलीय दर्पण के सूत्र के साथ आएंगे, आवर्धन बताएंगे, उसके आगे परावर्तन छोड़ के अपवर्तन में चलेंगे। चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से हमारा वीडियो, हमारा जो लाइव चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन है वो आपको सपोर्ट करता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।